गुड मॉर्निंग। 10th क्लास के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। अगली रिएक्शन बेटा हम लोग सीखने जा रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है, युगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें कि हमने सीखा था कि अगर दो पदार्थ हमारे पास हैं और दोनों पदार्थ अगर आपस में रिएक्शन करके आपस में अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, युगात्मक अभिक्रिया। यानी कल मैंने आपसे बताया था कि एडिशन रिएक्शन उसे बोला जाता है। एडिशन एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है, एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है युगात्मक अभिक्रिया, जहां पर दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने कल देखा था कि अगर मेरे पास कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो दैट इज द टाइप ऑफ द एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसको युगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर मैग्नीशियम है, अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाता है तो भी एक प्रकार की युगात्मक अभिक्रिया होगी। यानी magnesium react with the oxygen that prepare the magnesium oxide, that is the type of the एडिशन रिएक्शन। यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। यानी जहां पर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द क्लोरीन दैट प्रिपेयर द ब्लीचिंग पाउडर। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर क्लोरीन के साथ मिलकर के CaOCl2 बना रहा है तो वहां पर भी आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये भी एक एडिशन रिएक्शन के अंदर आती है। जहां पर भी कोई एडिशन रिएक्शन होगी, जहां पर भी कोई योगात्मक अभिक्रिया होगी, वहां पर कोई ना कोई दो सब्सटेंस जो होंगे, जो रिएक्टेंट के फॉर्म में रहेंगे, जो अभिकारक के रूप में रहेंगे, अगर वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी उत्पाद बनाते हैं, और उसे ही कहा जाता है कि वो एडिशन रिएक्शन यानी युगात्मक अभिक्रिया होती है। अब अगली रिएक्शन मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं, जिसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन से नाम से ही पता चल रहा कि क्या होने वाला है। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, इसको एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी का जगह लेना, यानी एक पदार्थ हट गया और उसका पदार्थ का जगह कोई अगर दूसरा ले लेता है तो उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इसका मतलब समझिए, देखिए होता क्या है कि जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, इस अभिक्रिया के अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ अगर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया के दौरान एक पदार्थ हटा दिया जाएगा और वो पदार्थ हटाया जाएगा जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक पदार्थ के द्वारा दूसरा पदार्थ हटा दिया जाता है और वो पदार्थ हटा देता है जिसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, जिसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है, वो एक दूसरे को हटा देंगे। इसी को रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, जिस रासायनिक अभिक्रिया की बात करें उसका नाम क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। यानी आप सीधी सी बात कह सकते हो आप कि जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक पदार्थ के द्वारा दूसरा पदार्थ हटा दिया जाता है, इसी को विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इन दिस रिएक्शन two or more substance react with each other but one substance replace the other substance, that reactivity is the high। जिसकी रिएक्टिविटी हाई होगी उसी के द्वारा दूसरा हटा दिया जाएगा और इसी को क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर अगर दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं, दो पदार्थ अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक पदार्थ जाहिर सी बात है कि हटाया जाएगा और इसी को क्या नाम दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा ये मेरे पास जिंक है और इसकी बेटा रिएक्शन करा रहा हूं मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर क्या होगा, जो जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बना के देता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। आप इस रिएक्शन के दौरान देखिए क्या हो रहा है। देखिए जिंक जो है उस सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो बना के दे रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। याद रखिएगा ये वाला हिस्सा आपका किसका काम करेगा, रिएक्टेंट का यानी अभिकारक का काम करेगा, और ये वाला हिस्सा किसका काम करेगा, प्रोडक्ट यानी उत्पाद का। और मैंने आपसे बताया भी था, कल भी समझाया था कि एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर रिप्रेजेंट करना है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हम एरो का निशान लगा देते हैं, एरो के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एरो के जो लेफ्ट साइड में होता है ये वाला हिस्सा जो होगा लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट होगा, और जो राइट साइड वाला होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक पदार्थ के द्वारा दूसरा पदार्थ हटा दिया जाएगा, उसी को क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वही हटाएगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इस रिएक्शन के अंदर देखिए जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके, यानी जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर रिएक्शन कर रहा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड से इस हाइड्रोजन को बाहर किया जा रहा है,
रिमूव किया जा रहा है, इस हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है। किसके द्वारा हटाया जा रहा है? जिंक के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक ने हाइड्रोजन को हटाया और जिंक ने अपना क्या बना लिया? सल्फेट। यानी सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को हटा करके जिंक ने अपना सल्फेट बना लिया। ये रिएक्शन बता रही कहीं ना कहीं ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन को बाहर होना पड़ रहा है। और याद रखिएगा, इससे ये पता चलता है कि जो जिंक है इसकी रिएक्टिविटी का मतलब होता है REACTIVITY। रिएक्टिविटी का मतलब बेटा होता है सक्रियता, यानी इसकी क्रियाशीलता जो है, सक्रियता जो है वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन से ज्यादा है, तभी हाइड्रोजन को बाहर कर रहा है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो सीधा सा मतलब ये है, सीधा सा इस रिएक्शन का लॉजिक ये है कि अगर दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक पदार्थ के द्वारा दूसरा पदार्थ हटा दिया जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत यही होगी कि वही पदार्थ बाहर करेगा जिसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे एक एग्जांपल और आपके सामने लेता हूं, जैसे मेरे पास बेटा है आयरन और प्लस H2SO4, यानी आयरन जो है, Fe का मतलब होता है आयरन, जिसको कि फेरम भी कहा जाता है। मैंने आपको 9th में बताया था कि लैटिन वर्ड के अंदर कुछ हमारे पास एलिमेंट होते हैं जिनके नामकरण किए गए हैं। उस नामकरण के तहत अगर देखा जाए तो आयरन को फेरम कहा जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आयरन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? जरा ध्यान दीजिएगा, FeSO4 बनता है और हाइड्रोजन यहां पर भी बाहर हो जाता है। इसका मतलब यह पता चला कि इस आयरन ने इस सल्फ्यूरिक एसिड से किसको बाहर कर दिया? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को देखिए यहां पर बाहर कर चुका है ये। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन की रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जिसकी सक्रियता ज्यादा होगी, अगर दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे तो जिसकी सक्रियता ज्यादा होगी, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, वो दूसरे सब्सटेंस को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। और इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आप कह सकते हो कि Fe अगर आपके पास है, अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसने क्या बनाया? FeSO4 प्लस H2, यानी इसने क्या किया? आयरन ने इस सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को बाहर करके अपना सल्फेट जनरेट कर रहा है। और याद रखिएगा, इसका नाम होता है फेरस सल्फेट, क्योंकि आयरन की दो वैलेंसी होती है, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। फेरस में आयरन की वैलेंसी 2 होती है और फेरिक में, इन द फेरिक फाइंड द वैलेंसी ऑफ आयरन इज द +3। यानी यहां पर आप देखोगे तो आयरन की वैलेंसी जो होगी यहां पर +2 होगी और सल्फेट की कितनी होगी? -2। दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फेरस सल्फेट तैयार हो जाएगा। ये रिएक्शन हमको बता रही है कि कहीं ना कहीं आयरन रिएक्ट विद द H2SO4 दैट प्रिपेयर द फेरस सल्फेट एंड द हाइड्रोजन। बिल्कुल एग्जांपल को ध्यान समझिएगा, क्या बता रहा हूं वैसे ही आपको नोट करना है। Iron react with the sulfuric acid that prepare the ferrous sulfate and the hydrogen. In this reaction, iron replace the hydrogen from the sulfuric acid because reactivity of iron is the maximum position comparison to the hydrogen. यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आयरन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। इससे ये पता चलता है कि आयरन की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। और यह एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की खासियत यही होती है कि अगर दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक पदार्थ को हमको बाहर कर देना पड़ता है। और याद रखिएगा, वही पदार्थ बाहर जाता है, वही मैटर, वही सब्सटेंस बाहर जाएगा जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसको आगे आप लोग पढ़ेंगे, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा जाता है, इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर ही आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी गई है। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेता हूं। देखिए, 2 एग्जांपल आपको बताया मैंने कि जिंक अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो अपना सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन को बाहर कर रहा है। अगर आयरन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन को बाहर कर रहा है और अपना सल्फेट बना रहा है। तो एक कंडीशन में जिंक सल्फेट तैयार हुआ, दूसरे कंडीशन में फेरस सल्फेट तैयार हुआ। याद रखिएगा, यहां पर भी जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। और यहां पर आयरन की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। तो एक तरफ बन रहा जिंक सल्फेट और एक तरफ बन रहा फेरस सल्फेट। इस प्रकार से हमारे पास ये रिएक्शन तैयार होकर के आ जाएगी। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। जैसे आपके सामने है Zn + CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 + Cu। ये रिएक्शन आप खुद देखिए कौन बाहर हो रहा है इसमें। यानी जिंक की जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रही है, इसको कॉपर सल्फेट कहा जाता है। इसका कलर ब्लू होता है, ब्लू विट्राइल के नाम से जानते हैं, नीला तूता भी कहा जाता है। तो जिंक बेटा जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो देखिए यहां से किसको बाहर होना पड़ रहा है? कॉपर को। कॉपर यहां से रिमूव हो जा रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है बाय द जिंक।
और जिंक ने अपना क्या बना लिया, सल्फेट बना लिया। देखिए यहां पर जिंक ने अपना सल्फेट बना दिया और कॉपर को यहां से रवाना कर दिया। इसका मतलब यहां पर यह पता चला कि कहीं ना कहीं जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर यही देखा गया है कि जिस पदार्थ की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो एक पदार्थ को बाहर कर देगा। तो इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया के अंदर आप लोगों ने देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर देखा, सीधा सा मोटो इस रिएक्शन का यह है कि अगर दो लोग आपस में रिएक्शन करेंगे, दो रिएक्टेंट अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक रिएक्टेंट के द्वारा दूसरा रिएक्टेंट हटा दिया जाएगा और उसका रीजन है दूसरे रिएक्टेंट के अंदर जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो बाहर हो जाएंगे। और यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और यही विस्थापन अभिक्रिया की खासियत होती है कि दो पदार्थ अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक पदार्थ के द्वारा दूसरा पदार्थ हटा दिया जाएगा और वही पदार्थ हटा दिया जाएगा जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी और जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो हटाएगा। जैसे जिंक की H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रही है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा, इस कंडीशन में जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। यहां पर आयरन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा तो इसने बाहर कर दिया किसको, हाइड्रोजन को। और याद रखिएगा एसिड हैं ये क्या है, ये आपके अम्ल हैं। अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि एसिड बेस और सॉल्ट क्या होता है। तो याद रखिएगा आयरन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा है। यहां पर ये देखने को पता चल रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो बाहर हो रहे हैं। अगली रिएक्शन के अंदर जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर को बाहर कर रहा है। इसका मतलब कि जिंक ने अपना सल्फेट तैयार किया और कॉपर को बाहर किया। इससे यह पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मोटो यही है कि अगर दो पदार्थ आपस में, दो रिएक्टेंट अगर आपस में रिएक्शन करेंगे, दो अभिकारक अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक अभिकारक उसमें से हटाया जाएगा और वही हटाया जाएगा जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी। और याद रखिएगा इसी के बाद अगली जो रिएक्शन आपके सामने आएगी उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा, जिसको उभय अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस विस्थापन अभिक्रिया को कायदे से समझ लीजिएगा और इसको नोट करके आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा। थैंक यू।